हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है चैनल पर। आप जो भी कर रहे हैं पढ़ने संबंधित काम वो लगातार करते रहें। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं संविधान के भाग 6 से, और उसमें हम लेंगे अध्याय 5 और उस 5 में होगा हमारे राज्य के उच्च न्यायालय। कहने का मतलब ये है कि हमने जो सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था अध्याय 5 में संघीय व्यवस्था में, इस प्रकार राज्य व्यवस्था में हम क्या पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय पढ़ेंगे। और जो उच्च न्यायालय हैं वो हमारे सामने आएंगे अनुच्छेद 214 से लेके 231 तक। तो ये माइंडेड रहे इस चीज का कि जो भी हम पढ़ रहे हैं और जो भी हमने पढ़ा है वो हमारे लिए एक फिक्स डिपॉजिट की तरह काम करने वाला होना चाहिए कि वो आने वाले समय में हमें क्या दे सके, प्रॉफिट दे सके। तो चलिए हम चलते हैं। हमारे सामने आता है आर्टिकल नंबर 214। ये जो आर्टिकल नंबर 214 है उसमें ये स्पष्ट लिखा गया है कि भारत के जो राज्य हैं उन संपूर्ण राज्यों में क्या होने चाहिए, उच्च न्यायालय होने चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया को एक सही ढंग से चलाने के लिए, न्याय व्यवस्था को अंजाम देने के लिए भारत के राज्यों में क्या स्थापित किए जाने चाहिए, न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए। इसकी प्रक्रिया, इसका प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 214 में दिया गया है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना या व्यवस्था की बात। ठीक है, आगे चले। हम तो 215 दे रखा है। 215 में करें तो न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरह ही जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है, उसके अनुसार ही हमारा जो उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट जो होता है, उसको भी अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। अब दिमाग में ये आता है कि आखिर अभिलेख न्यायालय होते क्या है। अभिलेख न्यायालय मीन्स ये हम समझ सकते हैं कि जो भी केसेज आते हैं, मामले आते हैं, उनकी सुनवाई उच्च न्यायालय में की जाती है और उनका फिर डिसीजन जो निकलता है, जो निर्णय उच्च न्यायालय के द्वारा दिया जाता है, वो एक समीक्षा के तौर पर ऑडियो या विजुअल के रूप में वहां रख लिया जाता है और वो आने वाले जो भी मामले होते हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग दिए जाते हैं या उसको ध्यान में रखकर वो फैसले दिए जाते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी अभिलेख न्यायालय कहा गया और जो उच्च न्यायालय है उसको भी अभिलेख न्यायालय कहा गया। और अभिलेख न्यायालय की जो प्रावधान है वो कौन से में है? 215 में है। इसके आगे चले हम 216 में दे रखा है उच्च न्यायालयों का गठन। ये है कि उच्च न्यायालयों का गठन किस प्रकार से होगा, कौन करेगा, इसमें किस किस का हाथ होगा, किस प्रकार की प्रोसेस होगी, वो सारी इसमें होगी। 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं शर्तें। न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं शर्तें हैं। तो इसमें यह है कि जो न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, उन न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, इसके लिए कौन कौन सी शर्तें होंगी, कौन कौन सी योग्यताएं होंगी, जिसके अकॉर्डिंग हम जो हाई कोर्ट है या उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सके। तो सीधे तौर में हमने समझ लिया था, और थोड़ा सा बात कर लें इसके बारे में। तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उसकी प्रोसेसिंग राष्ट्रपति से शुरू होती है। राष्ट्रपति के द्वारा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। साथ में राष्ट्रपति जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं और वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, उनसे भी सलाह लेता है और उसके बाद में हाई कोर्ट में इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देता है। शर्तें क्या है कि वो क्या होना चाहिए? कहने का मतलब ये बात है सीधी चीज, जो कानूनी की प्रक्रिया का जानकार हो, विधि का जानकार हो, 5 साल तक वकालत कर चुका हो, साथ में उसे विधिक नॉलेज या संवैधानिक प्रावधानों की जितनी जानकारी है वो अधिक से अधिक हो, ऐसे व्यक्तियों को न्यायाधीश की नियुक्ति में शामिल किया जाता है। न्यायाधीश की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों की जाती है। 218 हम बात कर ले, अनुच्छेद 218 तो दे रखा है उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय पर लागू होना। उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय पर लागू होना। जो उच्च न्यायालय है उस पर ऐसे कुछ उपबंध लागू होते हैं जो कहां से निकले हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट से निकले हुए हैं, हाई जो सर्वोच्च न्यायालय है वहां से निकले हुए हैं। वो उपबंध भी किसको मानने पड़ते हैं? उच्च न्यायालय को मानने पड़ते हैं, हाई कोर्ट को मानने
पढ़ते हैं। किसमें? 218 में। फिर है 219। 219 है शपथ या प्रतिज्ञा। शपथ दिलाने का काम या प्रतिज्ञा दिलाने का काम जो है वो राज्यपाल के द्वारा करवाया जाता है। जो न्यायाधीश बनते हैं उच्च न्यायालय के या हाई कोर्ट के जो भी न्यायाधीश बनेंगे उनको शपथ दिलाने का काम और उनको प्रतिज्ञान करवाने का काम। प्रतिज्ञान मीन्स आप प्रतिबद्ध होते हैं, आपसे वो वादे लिए जाते हैं जिसके अनुसार आप क्या करते हैं, काम करते हैं, तो वो इसमें है। अनुच्छेद 220 है विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। विधि व्यवसाय पर निर्बंधन की बात कर लें। निर्बंधन मतलब छूट होती है, कोई बंधन नहीं होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि एक न्यायाधीश या तो जज होता है जो किसी न्यायालय में रह चुका है और फिर वो रिटायरमेंट हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, तो उसके बाद में वो व्यक्ति क्या कर सकता है, एक व्यवसाय के रूप में अपने कार्य को अंजाम दे सकता है। तो ये किस में है? अनुच्छेद 220 में दिया गया है। कहने का मतलब जैसे मान ली भाई सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो रिटायरमेंट हो गए। अब रिटायरमेंट होने के बाद वो अगर इसको व्यवसायिक रूप में अपना चाहते हैं तो वो अपना सकते हैं। एज एग्जाम्पल बात करें, यहाँ हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट में जो भी न्यायाधीश होते हैं वो रिटायर होते हैं, तो उसके बाद में वो अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या कर सकते हैं, विधि व्यवसाय पर कर सकते हैं, केसेस लड़ सकते हैं। फिर है अनुच्छेद 221, इसमें दे रखा है न्यायाधीशों के वेतन संबंधित बातें। कहने का मतलब ये हो गया न्यायाधीश जो है उनको वेतन कितना मिलने वाला है, उनको वेतन कितना दिया जाएगा। 2 लाख से ऊपर इनका वेतन होता है न्यायाधीशों का। फिर है 222, आर्टिकल नंबर 222, एक से दूसरे न्यायालयों में अंतरण। इसका मतलब ये हो गया विद्यार्थियों कि एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों को क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए राजस्थान के उच्च न्यायालय है, उसका कोई न्यायाधीश है या उसके जो अन्य न्यायाधीश हैं वो यहाँ काम कर रहे हैं, तो उनका ट्रांसफर क्या किया जा सकता है, दूसरे न्यायालय में भी किया जा सकता है। अंतरण का मतलब होता है ट्रांसफर। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। फिर है अनुच्छेद 223, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। मतलब जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके साथ साथ में एक अन्य न्यायाधीश भी होता है, कार्यकारी न्यायमूर्ति, उसकी भी नियुक्ति की जाती है। उसकी वही प्रोसेस है जो किसमें दिया गया, अनुच्छेद 223 में दिया गया है। फिर है अनुच्छेद 224, अपर कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। अपर मतलब क्या होता है, अतिरिक्त। अपर में क्या होता है, अतिरिक्त या उप, मतलब जो मुख्य है उसके अलावा दूसरा, वो उसकी भी नियुक्ति करें, उसके अनुपस्थिति में क्या कर सके, ये व्यक्ति काम कर सकते। इसकी नियुक्ति की प्रोसेस भी कहाँ है, अनुच्छेद 224 में है। फिर इसके बाद में अनुच्छेद 224 कै, अनुच्छेद 224 कै है। इसको आप देखें, इसमें देखा है न्यायालयों की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। कहने का मतलब ये हो गया कि जितने भी न्यायालय होते हैं, जो उनकी बैठक होती है तो उसमें किनको नियुक्त किया जा सकता है, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, उन व्यक्तियों को, उन न्यायाधीशों को भी उस बैठक में क्या करता है, शामिल किया जाता है। और ये बात किस में लिखी गई है, अनुच्छेद 224 कै में लिखी गई है। ठीक है, ये ध्यान रखें, अनुच्छेद 224 और अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 224 कै, अनुच्छेद 224, ये दोनों अलग अलग है। तो 224 है उसमें तो अपर न्यायाधीश की नियुक्ति है, और 224 कै है उसमें दे रखा है कि जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, जो रिटायर्ड जजेस हैं, उनको इनकी बैठक में शामिल करने हेतु नियुक्ति दी जा सकती है। किसमें, 224 कै में। आगे चले, अनुच्छेद 225 की बात कर ले। दे रखा है विद्यमान न्यायालयों की अधिकारिता। कहने का मतलब है जितने भी
हमारे देश में उच्च न्यायालय है, उन सबको अधिकारिता दी गई है, अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए क्या कर सकते हैं, फैसले दे सकते हैं, डिसीजन दे सकते हैं। अनुच्छेद 226 ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट भी हो चुका है और एग्जामिनेशन में आ भी चुका है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में। अनुच्छेद 226 रीट जो है निकालने की शक्ति, रीट निकालने की शक्ति। और अधिकतर जो ये रीट है वो किस पर निकाली जाती है, अधिकतर आपकी जो मौलिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने के लिए रिट जारी की जाती हैं। और आपको रिट पता है, हमें उसमें सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का जो वीडियो देखा था, पढ़ा था हमने, उसमें हमने बात की थी इन रिट्स की। जो 5 प्रकार की रिट होती हैं, जिसमें हम नाम लें तो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार प्रचार, ये वाली। तो ये वही चीजें हैं। कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए तो क्या होता है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो ऐसी रिट या आदेश निकालता है। और अनुच्छेद 226 का प्रयोग करते हुए हमारा जो उच्च न्यायालय है वो ऐसे आदेश निकालता है। मतलब दोनों को ये शक्तियां दी गई हैं। फिर है आर्टिकल नंबर 227 अधीनस्थ न्यायालयों की निरीक्षण की शक्ति। आर्टिकल नंबर 227 इसमें हम देख लें तो इसमें बताया गया है कि जो उच्च न्यायालय के अधीन जितने भी न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय के अधीन जितने भी न्यायालय होते हैं, वो उन सबका निरीक्षण करने का जो पावर है, शक्ति है, वो किसके पास होती है, उच्च न्यायालयों के पास होती है। चाहे वो उनसे नीचे किसी प्रकार के न्यायालय हो, उन सबकी देखरेख करना, उनका निरीक्षण करना, वो काम कौन करता है, उच्च न्यायालय करता है। फिर अनुच्छेद 228 कुछ मामलों की उच्च न्यायालय की अंतरण, कुछ मामलों की उच्च न्यायालय की अंतरण संबंधित बात कर रहा है। तो अब इसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कि कुछ मामले मतलब ऐसे कुछ मामले जो राष्ट्रीय हित में हो, या फिर कहें कि राज्य हित में नहीं होकर दो राज्यों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न कर रहे हो, तो ऐसे मामलों को क्या किया जा सकता है, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। मान लीजिए राजस्थान और हरियाणा की बात हो रही है, ठीक है, इन दोनों का कोई मैटर है, तो सुनवाई कहाँ चल रही है, राजस्थान में चल रही है, तो हरियाणा वालों को बुरा लग सकता है। तो फिर ये जो अनुच्छेद 228 का प्रयोग करते हुए उस मामले को दूसरे न्यायालय में क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, अंतरण किया जा सकता है। तो इसके लिए अनुच्छेद कौन सा प्रयोग करना पड़ेगा, अनुच्छेद 228 प्रयोग करना पड़ेगा। अनुच्छेद 229 की बात कर लें तो इसमें दे रखा है अधिकारी, सेवक तथा व्यय। इसमें यह बताया गया है कि जो उच्च न्यायालय है उसमें कौन कौन से लेवल के अधिकारी होंगे, किस किस प्रकार के अधिकारी होंगे, उनके कौन कौन से काम होंगे, सेवक जो सर्विस या कर्मचारी जो हैं वो कौन कौन होंगे, और उनपे होने वाला व्यय है वो कितना होगा, कितना नहीं किया जा सकता, ये व्यय कहां से किया जाएगा, उस सबकी डिटेल, उन सबकी जानकारी हमें कहां से मिल जाएगी, अनुच्छेद 229 में मिल जाएगी। सेकेंड लास्ट इस पॉइंट का 230, अनुच्छेद 230, इसमें देखिए उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। मतलब ये हो गया, इसमें ये हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, संघ राज्य क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, संघ राज्य क्षेत्र, उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। मतलब ये हो गया विद्यार्थियों कि जो भारत के उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वो अपने राज्य में रहने के साथ साथ जो पास वाला एरिया है, पास वाला एरिया मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि संघ शासित क्षेत्र है। जैसे मान लीजिए ये अपना इंडिया है, सपोज कर लें थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये इंडिया है। अब क्या बोल रहा है ये, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। तो ये देखें आप, यहां हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है,
लक्षद्वीप, दमनदीप, पुदुचेरी या पांडिचेरी कहें आप, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं, इधर चंडीगढ़ आ गया, इधर दिल्ली आ गया, है ना। तो ये क्या है, सारे संघ शासित क्षेत्र हैं। अब जो ये दमनदीप, दादर नागर हवेली है, इनकी सुनवाई हम कहां कर सकते हैं, जो गुजरात और जो महाराष्ट्र है, गुजरात और जो महाराष्ट्र है वहां के उच्च न्यायालयों में इनकी सुनवाई की जा सकती है। विस्तार का मतलब यही कह रहा है कि उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार, मतलब संघ शासित क्षेत्र है तो इनके मामलों की सुनवाई जो पास वाले राज्य हैं उनके उच्च न्यायालयों में किया जा सकता है। क्लियर। फिर हम आगे चले, अनुच्छेद 231 लास्ट पॉइंट है इसका, अध्याय 5 उच्च न्यायालय। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय की स्थापना। कहने का मतलब ये हो गया कि आप एक से ज्यादा या 2 से ज्यादा जो राज्य हैं उन राज्यों के लिए एक न्यायालय की व्यवस्था भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे भारत में 28 राज्य हैं, ठीक है। कितने हैं, 28 राज्य हैं, और 28 राज्यों में पहले 24 थे, अब कितने हो गए, 25 उच्च न्यायालय हो गए, बचे कितने, 3 बच गए ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 2 से ज्यादा जो राज्य हैं उनके लिए एक न्यायालय की स्थापना, या कहें कि एक ही न्यायालय में उनकी सुनवाई की जा सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, और आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे जानकारी दी इस चीज की, आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको मेरे पास रिप्लाई करें, बताएं कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई है। मैं आगे उसकी फिर से कोशिश करूंगा एक बार उस टॉपिक को बताने की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।